का फ्लाइट क्रैश हो गया, लेकिन मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। रातों रात मैंने अपनी सारी एसेट्स बेच दी और 12 मिलियन युआन कैश करा लिए। लोग मुझे कोल्ड ब्लडेड यानी बेरहम कह रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि पास्ट लाइफ में उसने अपनी मौत का नाटक किया था और मुझे 30 मिलियन युआन के कर्जे छोड़ दिया था। मैंने 10 साल तक उस कर्जे का बोझ उठाया, जब तक कि मुझे स्टमक कैंसर नहीं हो गया और अपने आखिरी वक्त पर मुझे पता चला कि मेरा बेटा भी मेरा नहीं था। इस लाइफ में मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और अपनी टिकट भी बुक करा ली है। अब जब वो वापस आएगी तो उसका स्वागत सिर्फ एक कोर्ट समन्स और एक गहरे अंधकार से होगा। रात के 2:17 बजे सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे फोन पर एक कॉल आया। क्या मैं मिस्टर जोमू से बात कर रहा हूँ? हमें आपको बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आपकी वाइफ मिस लिन शुआन जिस फ्लाइट में थी वो आज क्रैश हो गई है। मैंने अपनी सिगरेट को एशे ट्रे में बुझा दिया। मेरी उंगलियां बिल्कुल शांत थी और मेरी धड़कनें भी नॉर्मल थी। अपनी पास्ट लाइफ में ये कॉल आने के बाद मैं पूरी रात रोया था, लेकिन इस बार मैंने तुरंत फोन काटा और एक सेकंड हैंड ट्रेडिंग ऐप खोल लिया। मार्केट में जिस फर्निश्ड अपार्टमेंट की कीमत 7.8 मिलियन थी, उसे मैंने सिर्फ 6.2 मिलियन में लिस्ट कर दिया। अपनी 230 शून्य युआन की कार को मैंने 130 शून्य में बेचने के लिए डाल दिया। इसके बाद मैंने अपने दोस्त ओल्ड वू को वीचैट पर एक मैसेज भेजा, कल दुकान पर बात करते हैं, मैं इसे ट्रांसफर करने की सोच रहा हूँ। ये सब करने के बाद मैंने अपने लिए एक गिलास ठंडा पानी डाला। मेरा गला सूख रहा था, दुख की वजह से नहीं, बल्कि एक ठंडी और साफ क्लैरिटी की वजह से, जो मुझे पास्ट लाइफ में कभी नहीं मिली थी। 7 दिन पहले मैंने एक आईसीयू वार्ड में अपनी आंखें बंद की थी। मैं 42 साल का था और लेट स्टेज स्टमक कैंसर से मर रहा था। मेरी वाइफ पिछले 10 साल से मर चुकी थी और जिस बेटे को मैं अपना खून समझता था वो मुझसे पिछले 3 साल से मिलने नहीं आया था। मरने से ठीक पहले मैंने किसी के सोशल मीडिया फीड पर देखा था, मेरी पत्नी लिन शुआन बाली के एक बीच पर अपने लवर के साथ ऐश कर रही थी। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं लिन शुआन के इस एक्सीडेंट से ठीक 7 दिन पहले पहुंच चुका था। 30 मिलियन का कर्ज, 10 साल की गुलामी, एक झूठी मौत, एक आशिक और किसी और का बच्चा। मेरी पास्ट लाइफ की यादों का एक एक फ्रेम शीशे की तरह साफ था और अब ये क्रैश नोटिफिकेशन का कॉल मेरे बदले की रेस का स्टार्टिंग पॉइंट था। मूजी, क्या आधी रात को तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दुकान ट्रांसफर कर रहे हो? क्या हुआ है? शुवान का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी फ्लाइट क्रैश हो गई। अभी सिविल एविएशन वालों का फोन आया था। हे भगवान भाई, तुम पैनिक मत हो बस। ओल्ड हूँ, मैं पैनिक नहीं हो रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे दुकान पर मिलते हैं। रुको, तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है और तुम एयरपोर्ट जाकर खबर का इंतजार करने के बजाय घर पर दुकान बेचने का ऐड डाल रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? पास्ट लाइफ में ओल्डू ने मुझे बिल्कुल इसी तरह डांटा था, लेकिन बाद में उसने मेरी जान बचाने के लिए मुझे 200 शून्य युआन उधार दिए थे। इस लाइफ में मैं उस पर दोबारा कर्जदार नहीं बनना चाहता था। कल मिलते हैं। फोन काटने के बाद मैंने अपना लैपटॉप खोला और एक नया डॉक्यूमेंट बनाया, एविडेंस लिस्ट। मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जो सच अपनी जान देकर खरीदा था उसे लाइन बाय लाइन टाइप करना शुरू किया। लिन शुआन के प्राइवेट अकाउंट्स, उसके लवर के नाम पर चल रही शेल कंपनियां, मेरे नकली साइन वाले 6 लोन एग्रीमेंट्स और पिछले 3 सालों के उनके होटल रिकॉर्ड्स। टोटल 47 आइटम्स। पास्ट लाइफ में मुझे इस सच को जोड़ने में 10 साल लग गए थे, लेकिन इस बार मैं उनसे खून का बदला खून से लूंगा। सुबह 8:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मेरी सास झाओ फेंग दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखें बिल्कुल लाल नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज बहुत बुरी तरह कांप रही थी। जो मू शुआन शुआन को मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। मेरी पास्ट लाइफ की यादें गवाही दे रही थी कि ये बूढ़ी औरत सब कुछ जानती थी। उसे पता था कि उसकी बेटी मरी नहीं है, उसे उसके लवर के बारे में पता था और उसने लोन पेपर्स पर नकली साइन करने में भी मदद की थी। मम्मी, अंदर आइए और बैठिए। वो बैठ गई और झूठे आंसू बहाने लगी। पास्ट लाइफ में इस वक्त तक मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठकर उनके साथ रो रहा होता, लेकिन इस लाइफ में मैं सिर्फ वहां ठंडा होकर खड़ा रहा। जो मु, इस घर के बारे में अभी इसके साथ कुछ मत करना, ये तुम्हारा वैवाहिक घर है। मम्मी, ये घर मैंने शादी से पहले पूरे पैसे देकर खरीदा था। प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिर्फ मेरा नाम है। उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन तुरंत उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। मैं इन शब्दों को 2 जन्मों से अपने अंदर दबाए बैठा था। इसके अलावा शुआन के नाम पर कुछ लोन्स और करे हैं। मुझे पहले उस सिचुएशन को समझना होगा। झाओ फेंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। पास्ट लाइफ में वो पूरी तैयारी के साथ आई थी और उन्होंने सब कुछ छुपा लिया था, पर इस बार ये सब इतनी अचानक हुआ कि वो इसे छुपा नहीं पाई। कौन से लोन्स? शुभान के नाम पर कोई लोन नहीं है। मम्मी, आप घर जाइए और आराम कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कॉरिडोर से उनकी दबी हुई आवाज आई। दरवाजे के पार से मुझे सिर्फ 2 शब्द साफ सुनाई दिए, चेन वही। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए, जिससे धूप पूरे लिविंग रूम में फैल गई। एक 32 साल की बॉडी, 12 मिलियन की एसेट्स जो कैश होने वाली थी और 47 खौफनाक सबूत, इतना काफी था। इस राउंड में मैं खेल दोबारा शुरू कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर मेरा पार्टनर ओल्ड वू बहुत गुस्से में दिख रहा था। मुझे दरवाजा खोलकर अंदर आते देख वो सीधे अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। कल रात तुम्हें क्या बीमारी हो गई थी? तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है और तुम उसे संभालने के बजाय अपना घर बेच रहे हो और अब दुकान भी ट्रांसफर करना चाहते हो। बैठो। मैंने प्रिंट किया हुआ इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट निकाला और उसके सामने रख दिया। इस दुकान में मेरा 60% शेयर है, जिसकी नेट वैल्यू 4 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है। तुम मार्केट प्राइस पर मेरा शेयर ले सकते हो या किसी और को ढूंढ सकते हो। मुझी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने पेन पकड़ा। जो बातें मैं कहना चाहता था वो मेरे हलक तक आ गईं।
ओल्ड हूँ, मैं 2 जिंदगियां जी चुका हूँ। पिछली लाइफ में मैं आईसीयू में मरा था और इस लाइफ में मैं सीधे अपने कफन से बाहर निकल कर आया हूँ। लेकिन आखिर में मैंने सिर्फ डेट साइन की नहीं, मैं बस किसी दूसरी जगह से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। देखिए, एक बार डाले। ओल्डू ने एक ठंडी सांस ली, मेरे कंधे को थपथपाया और चला गया। पास्ट लाइफ में लिन शुआन ने इस दुकान के बिजनेस लाइसेंस का इस्तेमाल मॉर्गेज लोन के लिए किया था। लोन डिफॉल्ट होने के बाद बैंक ने सीधे इस जगह को सील कर दिया था। लेकिन इस लाइफ में ये दुकान ओल्डवू को बिल्कुल साफ सुथरी और बिना किसी कर के सौंपी गई थी। ये वही था जो मैं उसका करदार था। दोपहर में चिंगक्सी लॉ फर्म में मैंने लॉयर फांग चिंग को ढूंढा, जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स के एक्सपर्ट है। अपनी पिछली लाइफ में मेरे पास डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे, वकील करना तो दूर की बात थी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। लॉयर फांग, मुझे आपसे 3 काम कराने हैं। मैंने सबूतों से भरी यूएसबी ड्राइव उनकी तरफ बढ़ा दी। पहला, मेरे नाम पर जितने भी लोन और गारंटी रिकॉर्ड्स हैं उनकी जांच कीजिए। दूसरा, इस यूएसबी ड्राइव के सबूतों को वेरीफाई कीजिए। तीसरा, डिवोर्स केस के पेपर्स तैयार कीजिए। फांग चिंग ने यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया। जैसे ही वो 47 सबूत स्क्रीन पर आए, उनकी भवें सिकुड़ गईं। मिस्टर जो, आपको आपको ये सब कहाँ से मिला? बस इतना समझ लीजिए कि मुझे इसे ढूंढने में बहुत लंबा वक्त लगा है। अगर इनमें से आधे सुराग भी सच साबित हो गए तो आपकी वाइफ पर कई क्राइम्स के आरोप लगेंगे। नकली साइन करना, धोखे से लोन लेना, शादी की जॉइंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। मुझे पता है। इसके अलावा अभी उनका स्टेटस फ्लाइट एक्सीडेंट में मिसिंग का है। अगर वो असल में जिंदा है तो उन पर इंश्योरेंस फ्रॉड का भी केस बनेगा। मुझे आपसे ये पता करवाना है कि क्या वो सच में उस प्लेन में बैठी भी थी या नहीं। ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। मैंने 50,000 रुपए कैश टेबल पर रख दिए। आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। अपनी पिछली लाइफ में लिन चुआन ने मेरे नकली साइन करके पागलों की तरह लोन लिए थे। कर वसूलने वाले रोज मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते थे और मैं उन गड्ढों को भरने के लिए और कर्जे लेता गया, जिससे वो कर्जे एक पहाड़ बन गया। बाद में मुझे समझ आया कि वो कर्जे कभी मेरे चुकाने के लिए थे ही नहीं। वो तो एक जाल था जो उसने बुना था और मैं अकेला शिकार था जो उसमें फंस गया था। शाम को मैं किंडरगार्टन गया। 4.5 साल का शियाओदू क्लासरूम में ड्राइंग बना रहा था। पिछली लाइफ में मुझे लगता था कि वो मेरी पूरी दुनिया है। जब उसे बुखार होता था, मैं उसे अपनी पीठ पर लाद कर इमरजेंसी रूम भागता था। बारिश के दिनों में मैं अकेले छाता लेकर गेट पर उसका इंतजार करता था। मिस्टर झो, आप शिया उदुओ को लेने आए हैं? हाँ, इसे एक मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना है। उसे किंडरगार्टन से बाहर लाते हुए उसके छोटे और सॉफ्ट हाथ ने मेरी उंगली को पकड़ा हुआ था। पापा, आज अम्यूजमेंट पार्क जाने का दिन नहीं है ना? हम अम्यूजमेंट पार्क नहीं जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या मुझे इंजेक्शन लगेगा? इंजेक्शन नहीं, बस एक नॉर्मल चेकअप है। 1 घंटे बाद मैंने हॉस्पिटल के सैंपलिंग विंडो पर फॉर्म साइन किया। 2 कॉटन स्वैब, एक उसके मुंह में घुमाया गया और एक मेरे मुंह में। जब हम हॉस्पिटल से बाहर आए, वो फर्श की टाइल्स की लाइनों पर कूदते हुए चल रहा था। मैंने उसके सिर के पीछे के हिस्से को देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पसलियों को छाती से बाहर खींच लिया गया हो। पिछली लाइफ में जिस दिन मुझे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिली थी, मैं पूरी तरह टूट चुका था। 10 साल तक अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना एक बहुत बड़े स्कैम को पालने जैसा था। धीरे धीरे मैंने अपनी उंगली उसकी छोटी तुलतुली हथेली से बाहर निकाल ली। पापा, चलो, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नानी के घर छोड़ रहा हूँ। अगले दिन मैं ओल्ड जाओ से मिला, जो लॉयर फांग के रिकमेंड किए हुए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे। मिस्टर जो, आप चाहते हैं कि मैं आपकी वाइफ के फ्लाइट रिकॉर्ड्स और उनके पैसों के ट्रांजैक्शंस की जांच करूं? बिल्कुल। ये 3 एड्रेसेस नोट कर लीजिए। मैंने टेबल पर एक पेपर खिसकाया। पहला, लिडू होटल का रूम नंबर 1208। ये वो जगह है जहां मेरी वाइफ और चेन वेई काफी समय से अपना अफेयर चला रहे हैं। दूसरा, लिहुआ बिजनेस सेंटर की 14वीं मंजिल। चेन वेई की शेल कंपनी के पास वहां 2 प्रॉपर्टीज हैं जो पूरी तरह से मेरे नाम पर लिए गए लोन से खरीदी गई हैं। और तीसरा, एयरपोर्ट की वीआईपी लेन का सिक्योरिटी फुटेज। मुझे पक्के तौर पर जानना है कि क्या वो सच में 18 मार्च को उस क्रैश हुई फ्लाइट में बोर्ड हुई थी या नहीं। ओल्ड जाओ ने अपनी भवें उठाई और उस पर्ची को अपनी जेब में रख लिया। मिस्टर जो, मैं पिछले 10 साल से इस बिजनेस में हूँ, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन डराने की हद तक परफेक्ट है। क्या आप पहले से इस पर नजर रख रहे थे? बस इतना समझ लीजिए कि मेरा इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा है। ठीक है, 30,000 एडवांस लगेंगे और बाकी खर्चे अलग से। डील। दोपहर के 3 बजे लिन शुआन के छोटे भाई लिन हाओ ने मुझे नीचे मिलने के लिए मैसेज किया। पास्ट लाइफ में उसने अपनी बहन की मौत का इस्तेमाल मुझे 10 साल तक ब्लैकमेल करने और उधार के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए किया था, जब तक कि मैं पूरी तरह कंगाल नहीं हो गया। नीचे लिन हाओ एक कार के सहारे खड़ा था। उसका एटीट्यूड किसी कर्ज वसूलने वाले गुंडे जैसा था। जीजा जी, तो आपने मेरी दीदी के बारे में सुना? फिर ये घर बेचने की क्या बकवास चल रही है? ये मेरा घर है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जोमू, मेरी दीदी का अभी एक्सीडेंट हुआ है और तुम इतनी जल्दी एसेट्स बेचने में लग गए हो। क्या तुम भागने की फिराक में हो? वो एक कदम आगे बढ़ा और मुझे गुस्से से घूरने लगा। कोई चालाकी मत करना। मेरी दीदी के नाम पर जो एक एक पैसा है तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी दीदी के नाम पर असल में क्या है, ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो। लिन हाओ ने थूक निकला। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। पास्ट लाइफ में उसने मुझे अपनी उंगलियों पर नचाया था, लेकिन इस बार बिल्कुल चांस नहीं था। मेरा घर, मेरी कार, मेरी दुकान, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझ पर केस कर दो। लिन हाओ ने अपने घूंसे कस लिए। पिछली लाइफ में उसने मुझे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया था, लेकिन इस बार मैंने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आखिरकार उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैं इसे याद रखूंगा।
बेहतर होगा कि तुम कोई ट्रिक आमाने की कोशिश मत करना। उसे कार चलाकर जाते हुए देखकर मैंने अपनी मुट्ठी खोली जो ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। मैं उससे डरा नहीं था। मैं बस इस बात से डर रहा था कि कहीं मैं अपना आपा खोकर बहुत जल्दी कोई कदम न उठा लूं। मुझे पेशेंस रखना था और कानून को अपना काम करने देना था। रात के 8 बजे लॉयर फांग का फोन आया। मिस्टर जो, मैंने क्रेडिट रिपोर्ट निकाली है और हालत बहुत खराब है। आपके नाम पर 9 लोन्स और गारंटियां हैं जिनकी टोटल वैल्यू 47 मिलियन है। मेरा सिर फटने लगा। पिछली लाइफ में ये सिर्फ 30 मिलियन था। इस बार लिन शुआन ने गेम और बड़ा कर दिया था। उनमें से 3 पर आपके पर्सनल साइन है और बाकी 6 को उसने वैवाहिक कर के नाम पर गारंटी किया था। क्या हम हैंडराइटिंग एनालिसिस यानी लिखावट की जांच करा सकते हैं? हाँ, नकली साइन को इनवैलिड घोषित किया जा सकता है, लेकिन जॉइंट मैरिटल डेब्ट के लिए हमें यह साबित करना होगा कि आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं आपको सबूत लाकर दूंगा। फोन काटने के बाद मैं अंधेरी खिड़की के सामने खड़ा हो गया। 47 मिलियन। मेरी पास्ट लाइफ में 30 मिलियन मुझे एक चलती फिरती लाश बनाने के लिए काफी था। लेकिन इस लाइफ में ये नंबर्स मेरे सिर पर कभी नहीं आने वाले। एक सिंगल पैसा भी नहीं। 5वें दिन दोपहर को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। मैंने उस क्राफ्ट पेपर के लिफाफे को डाइनिंग टेबल पर रखा और 30 सेकंड तक लगातार उसे घूरता रहा। पास्ट लाइफ में जब मुझे ये मिला था तब मैं 2 हफ्ते से आईसीयू में लेटा हुआ था। जब उन शब्दों पैटर्निटी एक्सक्लूडेड यानी पिता होने का संबंध खारिज ने मेरी आंखों को भेदा तो मेरी छाती भारी हो गई और मेरी सांसें रुक गईं। मैं रोया नहीं था, इसलिए नहीं कि मैं मबूत था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका था। बर्तन में इंस्टेंट नूडल्स उबल रहे थे। सफेद सूप बाहर गिरकर धुएं में बदल रहा था। मैंने स्टोव बंद किया, टेबल पर रखे लिफाफे को फाड़ा और मेरी नजरें सीधे आखिरी लाइन पर गईं। टेस्ट के रिजल्ट्स के आधार पर जोमू और जो दुआ के बीच पिता होने का संबंध खारिज किया जाता है। शब्द बिल्कुल वही थे। इस बार ये सिर्फ उस कड़वे सच पर एक समय से पहले लगी हुई मुहर थी जो मुझे अपनी पास्ट लाइफ से पहले से पता था। मैंने रिपोर्ट की एक फोटो खींची, उसे अपने वकील को भेजा और शांति से बैठकर अपने नूडल्स खत्म करने लगा। फिर भी मेरा दिमाग मेरी पास्ट लाइफ के उस पल में चला गया जब शियाओदुओ ने मुझे पहली बार पापा कहा था। उस वक्त मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर 7 घंटे तक लकड़ी ढोने के बाद आया था। इतना थका हुआ कि सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो सारी मेहनत वसूल हो गई खाक। उसकी माँ बाहर दूसरे मर्दों के साथ घूम रही थी। उसका असली बाप बाली में शैंपेन पी रहा था, जबकि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी गांड घिस रहा था जब तक कि मेरे हाथों में खून के छाले नहीं पड़ गए। तभी फोन बजा। वो लॉयर फांग चेंग थे। मिस्टर जो, मुझे रिपोर्ट मिल गई है। उसकी बेवफाई के सबूतों के साथ मिलकर यह हमारे डिवोर्स केस के लिए सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल पॉइंट है। मैंने फ्लाइट पैसेंजर लिस्ट यानी पैसेंजर्स की लिस्ट चेक की। हालांकि आपकी वाइफ की आईडी रजिस्टर्ड थी, लेकिन गेट पर उनका बोर्डिंग पास स्कैन होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसने कभी बोर्डिंग गेट पार ही नहीं किया था, बिल्कुल मेरी पास्ट लाइफ की तरह। इसका मतलब साफ था, इस बात के चांसेस बहुत हाई थे कि वो उस फ्लाइट पर कभी चढ़ी ही नहीं थी। अगर वो अभी भी जिंदा है तो ये कोई मामूली डिवोर्स केस नहीं है। मुझे पता है, अभी पुलिस को इसके बारे में मत बताना। पहले डिटेक्टिव को सारे सबूत इकट्ठे कर लेने दो। शाम के 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि कॉरिडोर में 4 लोग खड़े थे। मेरी सास झाओ फेंग, मेरी वाइफ की मौसी, मेरा साला लिन हाओ और एक कड़क सूट पहने हुए वकील। झाओ फेंग की आंखें लाल और सूजी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में रोई थी या ये सिर्फ मेकअप का कमाल था। जो मुंह, हमें बात करनी है। मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, बस वहीं खड़े होकर ठंडी नजरों से घूरने लगा। किस बारे में बात करनी है? तुमने घर बेच दिया, तुमने कार बेच दी और तुम दुकान भी ट्रांसफर कर रहे हो। क्या तुम शुआन की सारी एसेट्स बेचकर यहाँ से भागने की फिराक में हो? ये घर मैंने शादी से पहले पूरे पैसे देकर खरीदा था। कार मेरे नाम पर है और दुकान मेरी और मेरे पार्टनर की है। इन सब चीजों का शुआन से क्या लेना देना? लेना देना कैसे नहीं है? वो तुम्हारी वाइफ है, वो इस दुनिया से चली गई और तुम बस। तो फिर शुआन के नाम पर जो 47 मिलियन के लोन्स हैं, उनका मुझसे क्या लेना देना है? यह सुनते ही पूरे कॉरिडोर में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। 47 मिलियन का ये नंबर एक बम की तरह फटा था। झाओ फेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरा साला अपने जूतों को देखने लगा और वो सूट वाला वकील तुरंत आगे बढ़ा। मिस्टर जो, मैं मिस झाओ द्वारा अपॉइंट किया गया लीगल काउंसिल हूँ इन लोन्स की रिगार्डिंग। कौन से लोन्स? शुआन के पास इतने लोन्स कहाँ से आएंगे? जो मुंह, तुम बिना सोचे समझे ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। इस शानदार एक्टिंग ने मुझे पास्ट लाइफ में पूरे 10 साल तक धोखे में रखा था, लेकिन इस वक्त उसकी कांपती हुई उंगलियां उसका सच बयां कर रही थी। वो गुस्से में नहीं थी, वो बुरी तरह पैनिक कर रही थी। मम्मी बैंक की क्रेडिट रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती। लोन्स बिल्कुल असली हैं और मैं बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि वो सारा पैसा गया कहाँ। मिस्टर जो, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी सिचुएशन को स्टेबल करने की होनी चाहिए। अगर इसमें जॉइंट मैरिटल एसेट शामिल है तो ये घर शादी से पहले की एसेट प्री मैरिटल एसेट है। और जहाँ तक लोन्स की बात है, मैंने उन पेपर्स पर कभी साइन ही नहीं किए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने साइन नहीं किए तो फिर किसने किए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस झाओ फेंग की तरफ एक गहरी और रहस्यमयी नजरों से देखा। उसका चेहरा तुरंत ऐसे सफेद पड़ गया जैसे किसी ने उसे गर्दन से दबोच लिया हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो लॉयर लियू को मेरे वकील से कांटेक्ट करने को कहिए। मैंने सीधे उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। दरवाजे के पार से मुझे झाओ फेंग की बेहद धीमी और घबराई हुई आवाज सुनाई दी। अब हम क्या करेंगे? उसे सब पता चल गया है।
उसे कहा कुछ पता होगा? वो तो बस बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाला एक मामूली दुकानदार है, तुम्हें क्या पता? उसने साफ कहा कि उसने साइन नहीं किए। उसने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक की है और उसने वही सांस छोड़ी। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। यह पसीना किसी डर की वजह से नहीं था, बल्कि खुद को उस ससुराल गैंग को जान से मार देने की इच्छा को रोकने की वजह से था। मेरी पास्ट लाइफ में ये वही झाव फेंक थी, दरवाजे के बाहर खड़ी वही औरत जिसने अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरे नकली साइन करवाए थे, जिसने मुझे कीमोथेरेपी के दौरान उल्टियां करते वक्त फोन करके कर चुकाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन अब सिर्फ एक सेंटेंस से मैंने उनका पूरा मुखौटा नोचकर फेंक दिया। मैंने बर्फ जैसी ठंडी बियर का एक केन उठाया और एक बड़ा घूंट लिया। वो ठंडा लिक्विड सीधे मेरे पेट में उतर गया। 32 साल की उम्र में मेरा पेट अभी बिल्कुल ठीक था और इस लाइफ में मैं किसी को भी इसे दोबारा बर्बाद नहीं करने दूंगा। अपने बैंक कार्ड्स में बची पुरानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर मेरे पास बुक्स पर टोटल 9.17 मिलियन युआन का बैलेंस था। यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाने के लिए यह अमाउंट काफी था।